हमारे ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमयी और खतरनाक ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर या तो तारे हैं या फिर तारों के बचे हुए अवशेष। तारे हमारे यूनिवर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट हैं, जिनके जरिए गैलेक्सीज से लेकर ब्लैक होल्स तक कई इंटरेस्टिंग खगोलीय पिंड का निर्माण होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे तारे के बारे में सुना है जिसके अंदर वैक्यूम हो? एक ऐसा तारा जिसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ खाली जगह हो। यह सुनने में भले ही अजीब और बेतुका लगे, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे तारे असलियत में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रेवास स्टार्स की, जिन्हें अगर सबसे मिस्टीरियस टाइप ऑफ स्टार्स भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अब तक खोजे गए और थ्योरेटिकल सभी तारों से भी अगर इसकी तुलना की जाए तो ये उनसे भी करोड़ों गुना रहस्यमयी हैं। अगर कोई इन तारों के अंदर घुस जाए तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ब्लैक होल से एकदम अलग ये तारे वैज्ञानिकों को आज भी परेशान और डराते हैं। तो आखिर ये क्या है और क्यों इससे नासा और सभी स्पेस एजेंसियां परेशान रहती हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इन तारों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो हमारे आम वीडियोस के मुकाबले बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ग्रेवास स्टार्स को समझने के लिए तारों के जीवन चक्र को समझना बहुत जरूरी है। तारे का जन्म और अंत कैसे होता है, यह जानने के बाद आपके लिए ग्रेवास स्टार्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक सामान्य तारे का निर्माण नेब्यूला नाम के स्ट्रक्चर में होता है, जो बेसिकली धूल और गैस के बादल होते हैं। जब इन बादलों में मौजूद मटेरियल एक साथ इकट्ठा होने लगता है तो तारे का निर्माण शुरू हो जाता है। शुरुआत में ये तारे केवल धूल और गैस का एक गोला होते हैं, लेकिन समय बढ़ने के साथ ये खतरनाक बनते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब इन तारों का मास इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इनके कोर में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसी बिंदु को तारे का आधिकारिक जन्म माना जाता है। आज से करीब 460 करोड़ साल पहले हमारे सूर्य के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक आसपास हुए किसी सुपरनोवा विस्फोट की वजह से सोलर नेब्यूला में सूर्य का निर्माण शुरू हुआ था। सोलर नेब्यूला गैस और धूल के उस बादल को कहते हैं जिससे हमारे सूर्य का निर्माण हुआ था। सूर्य का निर्माण हुए आज अरबों साल हो चुके हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अपने जीवन काल के मध्य बिंदु पर है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले 5 अरब सालों में हमारा सूर्य अपने अंत के काफी करीब आ चुका होगा और खत्म होने वाला होगा। ब्रह्मांड में जब भी किसी तारे का अंत होता है तो वे किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं। सीधी सी बात है, यह नियम हमारे सूर्य पर भी लागू होगा। एक तारा अपने अंत के बाद किस ऑब्जेक्ट का रूप लेगा यह उसके मास पर निर्भर करता है। मास जितना ज्यादा होगा, तारे की आफ्टर लाइफ उतनी ही खतरनाक और रहस्यमयी होगी। हमारे सूर्य के मास वाले तारे आमतौर पर व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दरअसल जैसे जैसे हमारे सूर्य के कोर में हाइड्रोजन खत्म होती रहेगी, वैसे वैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा। यह धीरे धीरे एक रेड जायंट तारे में कन्वर्ट हो जाएगा। अंत में इस रेड जायंट तारे की भारी परतें एक ग्रह निहारिका यानी प्लैनेटरी नेब्यूला का निर्माण कर लेंगी और बचा हुआ कोर व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। लेकिन अगर तारे का मास सूर्य के मुकाबले 1.4 से 2.5 गुना अधिक हुआ तो वे एक न्यूट्रॉन स्टार का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन स्टार्स हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे रहस्यमयी और खतरनाक तारे माने जाते हैं। इनकी घनत्व इतनी ज्यादा होती है कि इनके एक चम्मच भर मटेरियल में पूरा माउंट एवरेस्ट समा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ न्यूट्रॉन तारों की घूर्णन गति बहुत ज्यादा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कुछ तारे तो 600 बार प्रति सेकंड की गति से घूमते हैं, जो किसी दूसरे तारे के लिए लगभग असंभव है। खैर, अगर किसी तारे का मास सूर्य के मुकाबले 2.5 से 3 गुना ज्यादा होता है तो वे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल्स इस स्पेस टाइम में मौजूद सबसे विचित्र ऑब्जेक्ट्स माने जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके अंदर घुसते ही फिजिक्स के सारे नियम टूटने लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक होल के कोर को, जिसे सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है, इसमें स्पेस और समय का कोई भी मतलब नहीं रहता और इसमें प्रवेश करने वाली चीजें कहाँ जाती हैं, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सब ने ब्लैक होल के बारे में बहुत सुना है, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स में इनका एक हाइपोथेटिकल विकल्प भी मौजूद है जिसे ग्रेवा स्टार कहा जाता है।
वर्तमान हाइपोथेसिस के मुताबिक ग्रेवा स्टार्स का निर्माण ब्लैक होल्स से मिलती जुलती परिस्थितियों में होता है। इन्हें सबसे पहले 2001 में पावेल मेजोर और एमिल मोट्टोला नाम के दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। ये दोनों वैज्ञानिक आइंस्टीन के समीकरणों पर काम कर रहे थे और सिंगुलैरिटी के विकल्प को खोजना चाहते थे। किसी भी समीकरण में सिंगुलैरिटी आने का मतलब है कि वहां फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। वैज्ञानिक हर तरह से इस सिंगुलैरिटी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वे एक सॉलिड फाइनल नतीजे पर पहुंच पाएं। इसी वजह से ग्रेवा स्टार्स का कॉन्सेप्ट सामने आया। ग्रेवा स्टार का अर्थ होता है ग्रेविटेशनल वैक्यूम स्टार, और इनके नाम से ही सब कुछ समझा जा सकता है। जब किसी विशाल तारे के कोर में हो रहा नाभिकीय संलयन खत्म हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके सारे आउटर मटेरियल को कोर की तरफ खींच लेता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारी मास वाले तारे कई बार ब्लैक होल बनने की जगह ग्रेविटेशनल वैक्यूम स्टार का रूप ले लेते हैं। ग्रेवा स्टार्स के बारे में हैरान करने वाली बात यह है कि यह तारे वैक्यूम के बने होते हैं, यानी इनके अंदर नॉर्मल मटेरियल का नामो निशान नहीं होता। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां हम क्लासिकल वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी साइंस क्लासेस में पढ़ा होगा कि वैक्यूम का मतलब होता है एक ऐसा स्पेस जहां कोई मटेरियल या ऊर्जा नहीं होती। आमतौर पर ऐसे स्पेस को प्रयोगों के लिए यूज किया जाता है ताकि कोई बाहरी कारक परिणाम को प्रभावित न कर सके। लेकिन ग्रेवा स्टार्स के केस में वैक्यूम का मतलब क्लासिकल वैक्यूम नहीं बल्कि क्वांटम वैक्यूम है। इस वैक्यूम की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारी ऊर्जा मौजूद होती है जिसे वैक्यूम एनर्जी कहा जाता है। हम इस एनर्जी को सीधे माप नहीं सकते, लेकिन इसके असर को नोटिस कर सकते हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे किस चीज का हाथ है? इसका कारण कोई और नहीं बल्कि वैक्यूम एनर्जी यानी डार्क एनर्जी है। यही वैक्यूम एनर्जी ब्रह्मांड के लगभग 68% हिस्से को बनाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रेवा स्टार्स के अंदर यही डार्क एनर्जी मौजूद होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने का काम करती है। जहां ग्रेविटी तारे की भारी लेयर को अंदर की ओर खींचती है, वहीं डार्क एनर्जी अंदर के स्पेस को फैलाकर ग्रेविटी को कैंसिल कर देती है। इन दोनों बलों के कारण ही ग्रेवा स्टार्स बैलेंस में रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन तारों की आउटर लेयर नॉर्मल मटेरियल से बनी होती है, जो यूनिवर्स के मात्र 5% हिस्से का निर्माण करती है। इसकी मोटाई इतनी कम होती है कि इसके सामने एक एटम भी बहुत विशाल लगेगा। इसके बावजूद यह लेयर ग्रेवा स्टार को फटने से बचाती है और उसके सिस्टम को संभाल कर रखती है। बिल्कुल ब्लैक होल से अलग ग्रेवा स्टार्स के कोर में सिंगुलैरिटी नहीं होती, लेकिन बाहर से देखने पर ये दोनों काफी समान दिखते हैं। ये स्पेस टाइम को भी एक ही तरह से विकृत करते हैं, जिससे दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि हम किसी ग्रेवा स्टार को ढूंढ भी लें तो इसे पहचानना आसान नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक होल्स की तरह इनके आसपास भी इवेंट होराइजन नामक सीमा होती है। इस सीमा को पार करने के बाद वापसी असंभव होती है। यदि आप ब्लैक होल की सीमा को पार करते हैं तो हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाते हैं, लेकिन यदि आप ग्रेवा स्टार की सीमा को पार करने की कोशिश करते हैं तो या तो आप असफल रहेंगे या फिर ग्रेवा स्टार ही खत्म हो जाएगा। इसकी शेल इतनी डेंस होती है कि इसे पार करना लगभग शून्य संभावना है, और यदि कोई शेल को तोड़ भी दे तो यह गारंटी नहीं कि आप तारे के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वही शेल डार्क एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स को संतुलन देती है। यदि यह संतुलन टूटेगा तो डार्क एनर्जी हावी हो जाएगी और तारा बाहर की ओर विस्फोट कर जाएगा। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रेवा स्टार और ब्लैक होल्स के बीच अंतर करना बेहद कठिन है। लेकिन क्या यह असंभव है? वैज्ञानिक मानते हैं कि यह असंभव नहीं है और ब्रह्मांड में ग्रेवा स्टार्स मौजूद हो सकते हैं। इन्हें डिटेक्ट करने का एक तरीका इनके टकराव से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगें यानी ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। जब विशाल ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो उनसे गुरुत्वाकर्षण तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों की तीव्रता टकराव की शक्ति के सीधे अनुपात में होती है, यानी टकराव जितना शक्तिशाली होगा, तरंगें उतनी ही अधिक स्पष्ट और तीव्र होंगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि भविष्य में कोई ग्रेवा स्टार किसी दूसरे ग्रेवा स्टार या ब्लैक होल से टकराता है तो उससे निकली तरंगों को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये तरंगें मर्जर इवेंट्स में भी निकलती हैं, यानी
जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलते हैं। इन्हें डिटेक्ट और रिकॉर्ड करने के लिए लाइगो जैसी वेधशालाएं मौजूद हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म तरंगों को भी पकड़ सकती हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब वास्तव में ब्रह्मांड में ग्रेवास्टार्स मौजूद हों। फिलहाल यह तारे परिकल्पना में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन इनके वास्तविक रूप से मौजूद होने की संभावना बहुत कम है। अभी हम इन्हें केवल गणितीय समीकरणों में ही स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखिए कि एक समय पर ब्लैक होल्स भी सिर्फ गणितीय समीकरणों में ही थे। उस समय वैज्ञानिकों को संदेह था कि ब्लैक होल जैसा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट वास्तविकता में मौजूद हो सकता है। लेकिन आज हम न केवल ब्लैक होल्स की खोज कर चुके हैं, बल्कि उनकी कई तस्वीरें भी कैप्चर कर चुके हैं। संभव है कि भविष्य में हम किसी ग्रेवास्टार को भी अपने विशालकाय टेलीस्कोप से देख पाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये हाइपोथेटिकल तारे असल में यूनिवर्स में मौजूद हैं या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट कॉस्मिक एक्सप्लोरर पर भी जरूर जाइए। यहां आपको हजारों साइंस आर्टिकल मिलेंगे जो आपको अपडेटेड रखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कॉस्मिक एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगा आप सबसे अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त कॉस्मिक एक्सप्लोरर।